ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है वृद्धाश्रम। जैसे ही हम लोग ये शब्द सुनते हैं ना, उसके बाद एक खास प्रकार की इमोशंस, फीलिंग्स अंदर से चालू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ फीलिंग्स या इमोशंस नहीं रहती है, उसके साथ एक डर सा अंदर लगता है। कंपेयर करने लगते हैं हम लोग ये वृद्धाश्रम के बारे में सोचते सोचते। एक अंदर से डर सा लगता है कि कल हम भी बूढ़े होंगे। तो बस वही एक जो डर है वही अपने आप को सताता रहता है और एकदम से दिल जो है बेचैन हो जाता है, नफरत सी हो जाती है। वृद्धाश्रम के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, तब एकदम बेचैनी सी हो जाती है। फिर क्या, वही अपनी जो रूटीन लाइफ है, थोड़ी देर सोचे और फिर अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें चले जाएंगे। अभी मैं ये पूछूंगा कि भाई क्या क्या सोचा, तो सीधा ही बोलेंगे क्या उसके पीछे मर थोड़ी जाएंगे। थोड़ी देर इमोशन हो गए और थोड़ा बहुत सोच लिया और अपने आप ही वो सोचते सोचते हम लोग क्या करते हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए हम किसी एक को दोषी गिन लेते हैं। या और ज़्यादातर पुत्रवधू यानी कि जो वाइफ होती है बच्चों की, उसको ही ज़्यादातर दोषी गिना के हम लोग समझते हैं कि हाँ, जब बच्चा शादी हो जाता है उसके बाद माँ बाप का कौन ख्याल रखता है करके हम लोग अपने आप से पल्लू झाड़ के अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम लोग वापिस आ जाते हैं। आज मैं आपको इससे आगे ले जाऊंगा, क्योंकि वृद्धाश्रम के बारे में मुझे पता है कि ये वीडियो बच्चे भी देखते होंगे, मतलब सब कैटेगरी यानी कि सब उम्र के लोग इसको देखते होंगे। और ज़्यादातर जो वृद्धाश्रम या वृद्धाश्रम यानी कि वृद्ध होने की तैयारी में है या वृद्ध की परिभाषा में आते हैं या जो मिडिल एज में, वो लोग इसको ज़्यादा देखेंगे, मुझे पता है। या तो बच्चे लोग ज़्यादा देखेंगे कि जो ज़्यादा सी इमोशनल हो जाते हैं ये सब बातों से, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो संस्कृति से आए हैं, हमारी संस्कृति के अंदर फीलिंग्स को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और हर एक चीज़ की दो धारी तलवार होती है, जैसे सिक्के की दो पहलू होती है, ऐसे ही इसमें भी, क्योंकि हम लोग जो संस्कृति से आ रहे हैं उसके अंदर इमोशन को बहुत महत्व दिया गया है। और हम लोग एक ही पहलू से हमेशा वृद्धाश्रम को देखने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पहलू जो है उसके बारे में बात करूँगा, दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, जब आपने समय इतना आज या कल निकाला ही होगा, या कभी ना कभी आपने वृद्धाश्रम के बारे में सुना भी होगा, सोचा भी होगा। जब आपने इतना टाइम वेस्ट कर ही लिया है तो आज थोड़ा और टाइम वेस्ट करो, ताकि ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम जिस संस्कृति से आते हैं वो संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ को दिया गया है तो वो है इमोशन को। और जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ का दो साइड्स होते हैं, इसी तरह से क्योंकि हमारी प्रकृति रही है एक ही साइड सोचने की, इसी वजह से हमने भी कभी ये जो आज सवाल है वृद्धाश्रम का, उसकी दूसरी साइड कभी देखी नहीं है। और फिर हम लोग कोई भी रिजल्ट पे पहुंच नहीं सकते, और इसीलिए आज हमारे देश की ये हालत है, क्योंकि हम कभी भी दूसरे पहलू में सोचते ही नहीं है। बस इमोशन की बात आती है, हम इमोशनल में खेलते रहते हैं, और जो हमें जो इसमें लाते हैं वो लोग मास्टर होते हैं। वो लोग जानते हैं कि इंडियन जो पब्लिक है वो इमोशन से तुरंत ही उसको जो चाहे काम करवा लो। मैं आज आप सबको आह्वान करता हूँ कि इमोशन, क्योंकि हम इस संस्कृति से जुड़े हैं तो इमोशन तो अपना भाग है, पर कोशिश करिए उसके दूसरे पहलू को भी देखने के लिए, ताकि कोई भी आदमी या कोई भी बंदा जो हमारे इमोशन से खेलने की कोशिश करता है उससे हम बच जाए और दूसरी बार वो हिम्मत न करें। तो चलिए आज वृद्धाश्रम को बेस बनाते हुए उसके अंदर हम सोचने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है या आपने कभी विजिट किया है वृद्धाश्रम का? सुनिए
थोड़ा रुकिए, मेरी बात को सुनिए और फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस पहलू के साथ फिर से एक बार वृद्धाश्रम की विज़िट करिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम में आने वाले लोग किन किन कैटेगरी के होते हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, एक कैटेगरी ये हो जाती है कि उनकी जो अपनी लाइफस्टाइल है वो कभी भी ना तो उन्होंने चेंज किया है ना कभी चेंज करने वाले हैं। ये उसकी एक ख़ास प्रकार की प्रकृति होने की वजह से वो लोग कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होते हैं। अभी होता ऐसा है कि इसमें दो कैटेगरी फिर से बढ़ जाती है जिसको हम सब कैटेगरी बोलते हैं। जैसे अगर वो अच्छी तरह से पैसे वाले हैं तो क्या करेंगे, अपना खुद का एक अलग से सेपरेट में रह के अपना जीवन बसर कर देंगे। दूसरा जो है मिडिल क्लास जो आता है उसमें जनरली देखा गया है कि 100 में से 80% लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 10 या 20% ही ऐसे हैं जो यहाँ पे चले जाते हैं। उसमें एक है धोखाधड़ी होता है उसके साथ, या फिर वो कोई ना कोई तरह से, मैंने आगे बताया इस तरह से, अपने आप में कोई चेंज करना मानते ही नहीं है। किसी तरह से चेंज ना करे वो तो चलता है, आप समझ लो बात को, पर समझना भी नहीं चाहते। उनके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे की जो बीबी है या उसके आसपास का जो माहौल है, कभी भी वो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें कुछ बदलाव आएगा ना। तो ये जो कैटेगरी से सब लोग हैं उसको वृद्धाश्रम का विजिट होता है, आप समझ लो। अभी दिक्कत कहाँ पे आती है, जब भी हम जैसे लोग या आप जैसे लोग विजिट करते तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी एक्टिंग में मास्टर हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा थोड़ा कड़वा शब्द निकल जाएगा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं बैलेंस करूँगा हर जगह पे, पर पूरा समझने की कोशिश करिए। आप देखना जैसे आप जाओगे वृद्धाश्रम में तब तक वो लोग नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते होंगे ना। जैसे ही कोई विजिट करने जाता है तो वही अपना गरीब सा मुँह बना लेंगे, रोने लगेंगे या अपनी आप विधि सुनाने लगेंगे। पहली बात ये कि आप जब विजिट करते हो तो सामने मत जाओ, आप उसकी जो भी लोग हैं उसकी रूटीन लाइफ देखो वो लोग बहुत सेटिस्फाई है। क्यों आप उधर जाके उस लोगों को डिस्टर्ब करते हो? वो लोग ना तो पहले सुधरे थे ना अभी सुधरने वाले, आप ये लिख लो, ठीक है। आपको बुरा लगे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर ये फैक्ट है, ये फैक्ट है बात। आपको ये समझ के चलना है कि हमें पहली बात कि हम उधर विजिट क्यों कर रहे हैं। हमारे पास इतना सारा जगह है या इतनी सारी है, या तो आप विजिट करते हो तो आप उसमें कुछ बदलाव ला सकते हो, वो बताओ मुझे। चलिए सपोज करिए कि आपने वृद्धाश्रम की विजिट की, क्यों की? उसको डिस्टर्ब करने के लिए या आप डिस्टर्ब होने के लिए? मत करिए। या तो आप वृद्धाश्रम में जाते हैं विजिट करने कि उसकी क्या क्यों ऐसा होता है या क्या। कई लोग बहुत इमोशनल में आके बोल जाते हैं कि भाई वृद्धाश्रम होना, मैंने भी गलती की है और उसके चीज़ में आज भी भुगत रहा हूँ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मुद्दे पे रहते हैं। आप ऐसा मत समझना कि मैं मेरा अनुभव की वजह से इतना कड़वा बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको समझिए, सोचिए और मेरी बात को आप अप्लाई करके देखेगा। आप सोचोगे कि आपकी सोच में जो इमोशन था, आप बोलोगे कि नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अभी अनुभव का निचोड़ ऐसा निकाला है कि हमें दिक्कत कहाँ पे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हम लोग हर एक चीज़ की एक ही साइड देखते हैं और पर्टिकुलरली जब इमोशन की बात आती है एक ही साइड देखते हैं। सपोज़ करिए मैं एक बार हरिद्वार गया, ठीक है। अभी देखिए ये जो चीज़ है ना, उसमें अपवाद हो सकता है, पर फिर भी कोशिश करिए समझने की, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि जब मैं रेलवे स्टेशन पे था तो एक बेगर्स आ गया, उसने बोला साहब पैसा दो। मैंने कहा पैसा नहीं, खाना खाना है तो सामने है, उधर जाकर खाना खा लो, मैं दे देता हूँ, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि वो उधर जैसे ही गया उसने उसको भगा दिया।
तो मैं सीधा गया उधर, मैंने बोला भाई साहब मैंने भेजा, आप उसको दे दो, मैं पैसा देता हूँ आपको। तो उसने मेरी शर्म की वजह से दे तो दिया, ठीक है, पर उसके बाद उसने मुझे बोला कि साहब ठीक है, आपने उसको खाना दिया, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, ये हरिद्वार की बात चल रही है, ठीक है, पर आप बात को समझिए, आदमी को पहचान के देखना रखिए। आप एक कोई भी एंगल से भिखारी दिखता था आपको, फिर मैंने उसके बाद उसको ध्यान से देखा तो पता चला कि हाँ यार, ये कोई भी एंगल से भिखारी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ कहने का क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो मैं आपकी 10-15 मिनट ले रहा हूँ, हालांकि मेरा 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने ऐसा कोशिश करता हूँ। आप कुछ भी काम करते हो अपनी आँख खुली रखो। और एक एग्जाम्पल देके फिर मैं अपनी बात को पूर्णाहुति करूँगा। हुआ ऐसा कि मैंगो की सीज़न थी, मैं मैंगो की सीज़न के अंदर जब मैंगो ख़रीदने गया, तो आपका भी यही प्रैक्टिस होगा कि आप एक ही शॉप या लारी से अपनी चीज़ खरीदते होंगे। मैं गया, उसने मुझे जो एक्स अमाउंट या एक्स किलो जो मैंगोस चाहिए उसने तोल के रख दिए। उसी देर में एक लेडीज़ आई, बहुत ही गरीब सी दिखी, और उसने आके बिना पूछे लारी में से एक सड़ी हुई केड़ी लेके जाने लगी। जैसे ही जाने लगी वो पीछे जाके लकड़ी लेके उसके पीछे भागा और बोला, और गाली बोल के फिर उसको हाथ से वो केरी छीन ली और फेंक दी। मैं शौक में गिर गया, हालांकि वो मुझे पहचानता था। तो मैंने बोला यार तुम्हारी सड़ी हुई केरी तो ले गया, तुम्हें क्या नुकसान किया है? वो जो लेडीज़ थी, वो जो बूढ़ी थी, वो सड़ी हुई केरी ही ले गई ना, आपको क्या नुकसान किया है? तो हंसने लगा, क्योंकि वो मुझे पहचानता था, इसीलिए उसने मुझे डिटेल्स में बताई जो मैं आपको बताऊंगा आपके छक्के छूट जाएंगे। तो उसने हंसने लगा और मुझे बताया, मुझे बोला है कि साहब आप जानते हो ये लेडीज़ कौन है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि देखिए हर एक आदमी अपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी ही जो कुछ भी होता है, माया जाड़ झंझाड़ जिसको बोलते हैं, उसमें ही रटा पटा रहता है। तो मैंने कहा नहीं जानता। बोले आप बुरा मत मानना क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, ऐसा मुझे वो लारी वाला बोलता है कि आप बुरा मत मानना क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, पर आपके पास जो कार है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसके बेटे के पास कार है। तो मैंने बोला इसको छोड़ दिया? बोले नहीं, वो उसके साथ ही रहती है, उसके पास 10 जेसीबी है। कितना? 10 जेसीबी। आप ये बात फिर से रिपीट करता हूँ, वो जो बूढ़ी औरत, वो जो केरी जो सड़ी हुई थी वो लेके जा रही थी बिना पूछे, उसके पास 10 जेसीबी है। बोला यार तुम सच बोल रहे हो? तो बोले साहब वो आपको यकीन करना न करना आपकी मर्ज़ी की बात है। तो मुझे इंटरेस्ट लगा, मैंने उसको पूछा तो फिर भाई ये ऐसा क्यों करती है? तो बोला इनकी आदत है, जब तक कि कोई इसको हटकाए नहीं या ऐसा कुछ सड़ा हुआ चीज़ न खाए तब तक उसको पचता नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं टुक में यानी इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आप सब लोग, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर वृद्धाश्रम में रहने वाले भी मेरी बात को सुनते होंगे, पर यहाँ पे मेरा हर एक वीडियो में हर एक चीज़ में मैं सबकी आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। शायद उसकी भी आँख खुल जाए सुनने वाले की। अपना स्वभाव की वजह से लोग जहाँ पे भी है, आज मैं जहाँ पे वो मेरा स्वभाव है, आप जहाँ पे हो आपका ही स्वभाव जिम्मेदार है। उसके लिए ना कोई बच्चा ना कोई बीबी, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अगर आप सुखी हो तो उसके जिम्मेदार आपका स्वभाव खुद है, अगर आप दुखी हो तो उसके कोई जिम्मेदार नहीं है। आप ये बात समझ लो। यानी मैं आप सबको दूसरा टॉपिक ये कहना चाहता हूँ कि इमोशनल के बहकावे में कोई भी ना आए, उसकी दूसरी पहलू ज़रूर चेक करें और उसके बाद आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।